भारत के आइकॉन नीतीश राजपूत का स्वागत है। थैंक यू रणवीर। नीतीश राजपूत एक पॉपुलर यूट्यूबर जो अपने शार्प इंसाइट्स और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के साथ सबकी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट से पहले मैंने जॉन एब्राहम से बात करी थी, तो उन्होंने बोला नीतीश भाई से ये बात करो कि वो इतने गुड लुकिंग है कि उनके गुड लुक्स के वजह से भी लोग उन्हें देख रहे हैं। खुद को मीडिया प्रोफेशनल मानता? नहीं, जब हर तरफ सन्नाटा रहता है तो सुई की आवाज़ भी सुनाई देती है। हमारा मीडिया नहीं सही से काम कर पा रहा, तो ये छोटी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वाह, बहुत सारे लोग न्यूज़ वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी देश का जो ओपिनियन है वो वहीं से बनता है। बड़ा आसान रहता है कहना कि यार ये बिक गए हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है। इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है जहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे डिवाइड रहता है। लेकिन सच बात मैं अगर आपको बताऊं तो दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ से चलती है, वो है प्रॉफिट। आप करते रहो, ये इसने इन्वेजन किया, इसने ये किया, इसने ये किया, यार यहाँ 50,000 रुपये का फायदा है। वाह, कॉलेज में ना मुझे झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। यार हमारी और आपकी जर्नी थोड़ी थोड़ी सेम सी लग रही है। आप गाली दे तो अब कुछ जवाब नहीं है तो फिर गाली। कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई मैरिज के बाद? एटलीस्ट एक्नॉलेज हो जाती है कि ये चीज़ है। क्या बात बोली आपने। आपको ऐसा लगता है कि अब इंडिया के अंदर इक्वालिटी आ गई है? यहाँ मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता। सोल्यूशन है। आप चांद पे जाने की बात करो, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर आप 5 बजे के बाद घरों से अपनी औरतों को नहीं निकाल सकते। दोस्तों, नीतीश राजपूत एक ऐसे मीडिया पावर हाउस बन चुके हैं जो हमारे देश के फ्यूचर ऑफ मीडिया को डिफाइन करेंगे। ये हमारे देश के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर्स है क्योंकि इनके कंटेंट में है दम। पर आज के पॉडकास्ट में इनके साथ बहुत ज़्यादा कैजुअल कॉन्वर्सेशन करी है, बहुत ज़्यादा लाइफ ओरिएंटेड, ब्रदरहुड ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन करी है। बहुत चिल्ड आउट पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में से आपको वो तगड़ी इन्फॉर्मेशन जियो पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं मिलेगी। इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको ज़िंदगी के बारे में, ट्रैवल के बारे में और शांति के बारे में जानने को मिलेगा नीतीश राजपूत और रणवीर अलाहाबादिया के साथ। इट्स नीतीश राजपूत ऑन TRS। भारत के आइकॉन नीतीश राजपूत का स्वागत है। थैंक यू रणवीर। कैसे हो ब्रदर? बहुत ही अच्छा हूँ, और अभी आपसे बात करी मैंने तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो और अच्छा लग रहा है। बहुत सारे दिग्गज आपके फैंस हैं और जब उनसे आपकी बातें होती है तो हर कोई आपके रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है और ये भी कहा जाता है आपके बारे में कि आप पूरी तरह से एक्चुअली डेटा बैक्ड हो। मतलब आप अपने ओपिनियंस ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, पर इतने ज़्यादा नहीं। आप बेसिकली फैक्ट्स और रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हो। और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आज मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बन गया या फिर कल को मैं फाइनेंस के बारे में बता रहा हूँ। तो बेसिकली हमें न्यूज़ आर्टिकल जितने भी हैं उनको पढ़ के लोगों के लिए आसान करना होता है चीज़ें, कि वो अच्छे से अपना 30 से 40 मिनट में या फिर 20 मिनट के अंदर वो अपना ओपिनियन बना सकें। क्योंकि इससे पहले मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता था, क्योंकि आप 2-2, 3-3 दिन तक एक ही चीज़ देखे जा रहे हो। आप देखे जा रहे हो कि ये वॉर हो रही है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो। उसके बाद भी आप 2 दिन और देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें लोगों का टाइम बचाना है कि भाई एक बार में हम बताएंगे। आपने इसको देख लिया तो आप बड़े से बड़े जगह जाके आप डिस्कशन कर सको, आपको न्यूज़ समझ आ सके। ये चीज़ ने हमने ध्यान दिया इस पर। और आपका कंटेंट एग्जैक्टली ये ही कर रहा है। जब कोई किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा होता है, ये मैंने क्रिकेटर्स के घरों में देखा है, बॉलीवुड के पार्टीज में देखा है कि अगर जियो पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस हो रहा है एज अ टॉपिक, आपका नाम लिया जाता है। थैंक यू। कि कोई कुछ कह रहा होता है और कोई दूसरा आके कहता है आपने भी नीतीश का वीडियो देखा है। तो कांग्रेट्स ब्रो। थैंक यू। वैसे मुझे इसके बारे में बिल्कुल ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम इवेंट्स वगैरह में जाता हूँ, या इतने साल बाद आ रहा हूँ आप यहाँ पे आके आपसे मिल रहा हूँ।
तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता रहता, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अगर ऐसा है तो। आप कैसे हो लाइफ में, कैसे हो? लाइफ में यार बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस पर्टिकुलर टाइम में जो फेस चल रहा है। तो एक्चुअली मेरी एक जर्नी रही है। मैंने अपने कैंपस प्लेसमेंट के बाद करीब 9 से 10 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ मैं। क्या करते थे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? मैंने एज अ .NET डेवलपर स्टार्ट किया था, फिर थोड़े टाइम बाद मैंने एक अपनी छोटी सी फर्म इस्टेब्लिश करी, वहाँ पे उस पर काम करना चालू किया, और फिर ये यूट्यूब हुआ, फिर इसमें मैंने बनाना चालू किया। और ये फेज़ मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब खुद डिसाइड करता हूँ कि कभी उठना है। अभी अगर मान लो हम दोनों प्लान करें कहीं चलना है तो मुझे नहीं पूछना, हम चल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मैं जब कॉर्पोरेट में था तो हम लोग जब दिवाली होती थी तो कहते थे कि माँ बाप के पास जाना है किसी और से परमिशन लेने। तो वो लगता ही बड़ी छोटी सी चीज़ है कि एक यार लीव एप्लीकेशन डालनी है, लेकिन कोई और बैठ के डिसाइड करता है कि इसको इसके घर पे कितने दिन के लिए भेजना है। और यहाँ पे बैठ के आप जब आराम से कभी भी कोई भी बात कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके। और एक्चुअल में वो करने को मिल रहा है जो मैं कितने टाइम से करना चाहता था। मतलब ये चीज़ तो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ मुझे एक नई इनकम स्ट्रीम भी जनरेट हो रही है। तो ये तो एकदम, अगर किसी ने आज से 10 साल पहले मुझसे कहा होता कि ये लो और लिख लो जो तुम्हें चाहिए, तो मैं इससे बढ़िया लिख नहीं सकता था उस पर कि यार ये चीज़ मैं अचीव करूँ। आपने कभी मॉडलिंग की है नितिश भाई? अरे कॉलेज में करी है। करी है? हाँ। पहली बार जब आपको स्क्रीन पे देखा तो मुझे लगा कि ये पक्के मॉडल है। तो वो मैंने वैसे तो कभी प्रोफेशनली नहीं करी है, लेकिन मैं हमारे कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर वाला वो हुआ था, तो उसमें उस टाइम पे करा था मैंने। एक्टिंग करनी थी तब? नहीं, एक्टिंग आती नहीं है मेरे को, मतलब करना तो थोड़ा एक्टिंग आती ही नहीं है, बहुत अलग क्राफ्ट है, उसके लिए बहुत मेहनत और वो चाहिए, वो है नहीं। आपको गर्ल अटेंशन मिलता था स्कूल और कॉलेज में? यार मैं ना हमेशा अपने पूरी जो कॉलेज लाइफ रही है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कंपटीशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब में ही रहा हूँ। कम्पिटिटिव थे आप? हाँ, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना नहीं, मतलब कुछ ना कुछ करके मैं सोशल मीडिया जो था मेरा, वो एक्चुअल में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो गया था। मैंने क्या किया था, एक कन्फेशन करके एक पेज बना दिया था। तो उसमें एक लिंक ऐड कर दिया था, और उस समय वो बहुत चल रहा था। तो अब लोग उस पर क्लिक करते थे और अपनी बात लिखते थे, और उनका नाम नहीं निकल के आता था, और वो बहुत कम टाइम में वो पेज एकदम चल गया कि कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है, अरे यार आज तो उसने ऐसा कर दिया, समझ रहा है। मैं भी मेरे कन्फेशन पेज का एडमिन था। और मैं भी रहा। तो फिर तो वो चीज़ मैंने बनाई, तो बहुत ज़्यादा लोग उसको, किसी को पता नहीं था कि एडमिन कौन था। तो मैंने भी जानबूझ के नहीं बताया, मैंने कल को ये लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर, क्योंकि उसमें, लेकिन मैं अप्रूव देख के करता था कि लड़ाई झगड़ा ना हो। उसके बाद भी अब जैसे कोई कपल है तो कोई उसको कमेंट कर दे कि ये तो गलत उसके साथ है, फिर ये शुरू हो गया, अरे यार ये तो एक ही कपड़े पहन के रोज आ रहा है। अब ये यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी। तो अप्रूव तो हम करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाए तो खुद नहीं पता होता था कौन सी चीज़ क्या निकल के आ जाएगी। फिर पता चले कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से लड़ गया, फिर सर फोड़ दिया, ये इस लेवल पे आ चुका था। तो हमारे जो कॉलेज के ट्रस्टी थे वो जगदम्बिका पाल थे, वो यूपी के CM भी रह चुके हैं एक दिन के, है ना, अभी MP हैं वो। तो वो आए थे और उनके बेटे थे साथ में, और उन्होंने अपना सारी चीज़ें बताई, और उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि यार ये भी लड़ गए। तो फिर पता चला कि क्या हुआ है, तो बात स्टार्ट हो गई कि कौन है क्या। तो मैं खुद ही चला गया उनके पास, मैंने कहा सर ऐसा है कि ये मैं चला रहा हूँ। मैंने ऐसे कह, देखो बेटा काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको बंद कर दो आप। तो वो उसी दिन बंद हो गया फिर। लेकिन वो पहली बार मैंने सोशल मीडिया और वो फॉलोवर्स और वो सारी चीज़ें, वो कमेंट आ रहे हैं, वो चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की थी। और वही लड़का आगे जाकर नितिश राजपूत बना। आप आइडियल एल्डर ब्रदर हो, आइडियल सन हो। अच्छा। आपको जानकर ये पता चला अच्छा कि हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बेटा नितिश राजपूत जैसा बने। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप बहुत साफ सुथरे भी हो दिल के पर्सपेक्टिव से, पर बुरा मत मानना, एक ना पॉजिटिव वे है कि वो हरामीपंती भी चाहिए रहती है लाइफ में।
आई डिडंट नो कि नहीं, वो पॉडकास्ट के भी धीरे धीरे मैं खुलूंगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। आई थिंक कि यूट्यूब की ग्रोथ के लिए वो चाहिए रहता है। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स मिले आज तक, सारों में थोड़ी सी हरामीपंती रहती है। इट्स नीडेड। नहीं, अगर ये तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई यूट्यूबर बना है और उसने कुछ अचीव किया है तो कुछ तो उसमें है, कुछ तो वो स्मार्ट, वो सीधा साधा नहीं है, वो चीज़ें बहुत जल्दी सीख रहा है, पकड़ रहा है, देख रहा है, तो वो कुछ तो है उसमें। कोई ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल हो जाता, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स जो है वो सारी चीज़ें भी करनी आनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों से लड़ के वो आगे बढ़ता है। वो कोई सीधा आदमी एकदम से ऐसे नहीं कह रहे बस आ गया तो बन गया, तो जो नहीं हो पाता जिसमें, तो वो नीचे गिरता है। सरल सा सवाल है आपके लिए, व्हाई डू वी गेट पेड? लोग हमें पैसे क्यों देते? हमारी वैल्यू क्या है इस दुनिया में, ये सब हरामीपंती करने के बाद? नहीं, पूरी दुनिया में बिजनेस ही यही है। जहाँ पे अटेंशन है, आप कोई भी तरीके से अगर कहीं से अटेंशन ले, अटेंशन जहाँ भी दुनिया में लोगों की अटेंशन है वहाँ पे पैसा है। आप टीवी देख रहे हो, वहाँ अटेंशन है। आप मेट्रो का एक स्टेशन है, वहाँ पे अगर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ पे बोर्ड लगेगा, जहाँ कम भीड़ है वहाँ पे कम पे करना पड़ेगा। तो अटेंशन ज़्यादा है लोगों की तो वहाँ पे मिलेगा आपको। भैया कितने सारे यूनिकॉर्न आपने देखा है यूट्यूब के बेसिस पे बने, देखा ना कि भाई ये तो ठीक है, चलो आपने बना लिया, लेकिन अब आप ये है, ये अगर बताएगा तो ये लोग क्लिक करके वहीं नीचे क्लिक करके उसको देखेंगे। और एक क्रिएटर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सही चीज़ दिखाए, क्योंकि उसको अपने ब्रांड से ज़्यादा अपने जो ऑडियंस है उसके लिए लॉयल रहना चाहिए, क्योंकि ये 1 साल 2 साल का गेम है नहीं। ये अगर आपको प्लान करना है तो आप 5 साल 10 साल करोगे। और लॉजिकली भी आप देखो तो कोई ब्रांड उसी के पास आएगा जिसको ऑडियंस ट्रस्ट करती है, व्यूज़ के बेसिस पे नहीं आता है। आपके ऊपर ट्रस्ट तब करेंगे जब आप उनको उस तरीके का चीज़ दो कि भाई ये अच्छी चीज़ आप उनको दे रहे हो। बहुत ऐसा ओकेजन आते हैं, आपको तो पता होगा कि जब IPL का सीज़न आता है तो जो हम 6 महीने 7 महीने में हम जो कमा सकते हैं वो हम 15-20 दिन में कमा सकते हैं। लेकिन वो छोड़ते हैं क्योंकि ये आप सिर्फ शॉर्ट टर्म देख रहे हो। आप बेटिंग एप्स कह देते हैं, बेटिंग एप्स। लेकिन मैं इसमें आपको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं मॉन्क के साथ भी मैं डील करता हूँ, तो कुछ तो आप ऐसी एक फ़िल्टर लगा के रखते हो कि यार इस क्रिएटर के पास कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि कुछ गलत चीज़ आपके वहाँ से आए कि यार नितिश अरे ये कर लो, क्योंकि क्रिएटर को-फाउंडेड स्टार्टअप है। हाँ, तो ईथोस पहले से था। हाँ, तब ना मीडिया का इकोसिस्टम थोड़ा सा गंदा था, तो उस गंदेपन में कुछ खोलना था कि यार जो मेरी पहली डील हुई थी वो आप ही के साथ हुई थी। अच्छा, ग्लैड। तो वहाँ से मुझे पता चला कि विराज और रणवीर ने काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, क्योंकि आप प्रोसेस तो कॉपी कर लोगे, आप नई कंपनीज बना लोगे, लेकिन जो कंपनी का कल्चर होता है ना वो कॉपी होता नहीं। और एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा कि मैंने अभी ये बात करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पूरी जर्नी में मॉन्क भी साथ में रहा है मेरे। आपको याद है आज से 2.5 से 3 साल पहले आपने कहा था नितिश यू आर डूइंग ग्रेट और लॉन्ग वे टू गो, और उस समय तो बहुत कम सब्सक्राइबर थे किसी को, तो मैंने कहा यार, तब आपको वो लगा। ऐसे ही एक बार विराज प्लेन में ट्रैवल कर रहा था वो, तो उसके आगे कोई देख रहा था मेरी वीडियो, उसने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा, मतलब फोटोग्राफ खींच के भेजी कि यार नितिश ये, तो मतलब जबकि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है आपके साथ, मैं अलग अलग कंपनीज के साथ भी करता हूँ, लेकिन इस पूरी जर्नी में आप एक एक क्रिएटर के साथ हो कि यार ये अगर मैं भेजूंगा तो शायद वो मोटिवेट होगा। आपने भी मैसेज भेजा, मुझे नहीं पता आपको क्या लगा या क्या दिखा, और आज जो आपने बोला था वो हो रही है, दिख रहा है। रियल रिकग्नाइज रियल जिसे कहते हैं, पता चल जाता है कि किसमें एक्चुअली वो दम है टू गो लॉन्ग टर्म विद। उस समय तो मुझे भी नहीं पता था ना पर हमें पता था तू स्टार है ब्रो वो तब फील हुआ था तू स्टार है। तो इस जर्नी में आप लोग भी साथ में रहे। नहीं भाई, आप अब किल कर रहे हो। एंड अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग वे टू गो। स्केलेबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि वक्त के साथ आपकी बिजनेस की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, बेसिकली इसे स्केलेबिलिटी कहते हैं। आप ये मानते हो कि जितने पैसे आज के यूट्यूबर्स कमा रहे उस पॉसिबिलिटी की भी ग्रोथ होगी 10 साल 20 साल बाद? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि
क्या आप हमेशा यूट्यूब वीडियोस बनाओगे? क्योंकि बहुत सारों को यहाँ तो बिजनेसेस खोलने हैं, बहुत सारों को बॉलीवुड में ट्राई करना है बट फॉर रियल क्या हमेशा के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाओगे? अभी तो मज़ा आ रहा है मुझे, लेकिन मैं आगे का तो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मेरी प्लान में ये है कि जैसे आपने अभी पॉडकास्ट पूरे इंडिया में फेमस किया है, डॉक्यूमेंट्री ऐसी है, अभी वही पुराना ट्रेंड चल रहा है, वो थोड़ा सा बोरिंग धीरे धीरे करके म्यूज़िक लगा के वो चल रहा है। तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट्री भी हम ला सके। तो इस बारे में तो मैं सोचता हूँ, अब बनने को तो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। हमने कई बार हॉटस्टार और अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी अलग अलग चीज़ें पिच करने की कोशिश की है। तो मतलब कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि वो आइडिया ऐसा रहे, क्योंकि पॉलिटिकल रहता है बहुत ज़्यादा। हर कोई भी हाथ डालने से पहले सोचता है 10 बार कि यार ये करोगे आप, है ना, कि ज़्यादा तीखी चीज़ हो गई। हाँ, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा कि कैसे कम कंट्रोवर्शियल चीज़ें के साथ आगे बढ़ा जाए। और स्केलेबिलिटी तो है यार यूट्यूब में, मतलब आप चाहो तो, जैसे आप देखते हो जो लोगों को आगे बढ़ते हो, तो स्केलेबिलिटी तो है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे और ज़्यादा अच्छे से। मेरे दिल में भी यही गोल है कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने हैं। अच्छा। थोड़े तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने हैं ज़िंदगी में। मैं मानता हूँ कि मूवीज़ आपके दिल को शेप अप करते हैं, पॉडकास्ट आपके दिमाग को शेप अप करते हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप अप करते हैं। एज इन दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस जो आपके दिन भर में आप कर रहे हो आपके जॉब की, तो आपका कॉन्शियस माइंड शेप अप हो रहा है। दिल यानी कि जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है पूरी तरह से, आपके इमोशनल डिसीजंस, आई फील कि आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से निकल के आते हैं। और मूवीज़ और फिक्शन स्टोरीज, इन सारी चीज़ों की वजह से आपका दिल शेप अप होता है। पर डॉक्यूमेंट्रीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप अप करता है कि आप सोचते रहोगे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में, राइट? कुछ ऐसे 3-4 पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखे होंगे खुद के लाइफ में जिन्होंने आपको थोड़ा सा अफेक्ट किया। वैसे आपके वीडियोस में भी वो डॉक्यूमेंट्री का एलिमेंट दिख जाता है। हाँ, हम लोग 1.5 घंटे की भी वीडियो हमने बनाई है, तो वो उसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाई है कि कैसे कोई एक फॉर्मेट निकल जाए इसी प्रोसेस में। तो जब वो निकलेगा तब फिर हम आगे करेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, कि उन्हें पता है कि वो एक माइंड बना के जा रहे होते हैं कि अभी मैं शॉर्ट पे जा रहा हूँ, शॉर्ट्स देखने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इतनी देर में मुझे इतना चाहिए। वहाँ थोड़ा सा भी बड़ा चीज़ आई तो हटाएंगे। जैसे मूवी में देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि भाई इतनी देर मुझे मूवी देखनी, तो वहाँ आप खींच दोगे तो चल जाएगा। ऐसे यूट्यूब है, मोबाइल में है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, तो वो चीज़ पे लोगों का ध्यान इकट्ठा करके उनको फिर चीज़ समझाना, तो वो अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ डील करनी होती है। क्या आप ये मानते हो कि भारत में डॉक्यूमेंट्रीज की कमी है? हाँ, है ना? हाँ। अगर कमी नहीं होती तो भारतीय कल्चर अलग होता? आप कह सकते हो कि अगर अच्छी डॉक्यूमेंट्री होती तो मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा लोग अवेयर होते। जैसे इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रही है, और जैसे जैसे लोग ज़्यादा पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों के बारे में आज की डेट में मैं अकेले भी हूं, तो मैं अपना सर्कल लोगों के इंटरव्यू सुन के, पॉडकास्ट देख के बिल्डअप कर सकता हूं कि यार हाँ यार, ये लोग इस तरीके से सोचते हैं। दिक्कत क्या है इंडिया के अंदर, कि बाहर क्या होता है कि न्यूज़ एजेंसीज जो रहती हैं वो बहुत हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। आप एक हाउस ऑफ कार्ड का मेरे ख्याल से एक एपिसोड 30 से 40 करोड़ की उसकी लागत लगती है। वहीं पे बिग बॉस तो 3-4 करोड़ में एक एपिसोड बन जाएगा और उससे ज़्यादा व्यूज़ लेके आएगा। तो डिमांड जब तक नहीं बनेगी तब तक वो चीज़ आएगी नहीं। और न्यूज़ एजेंसी जो इंडिया के अंदर हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी लो कर दी है, कि मतलब कोई भी अगर उठ के बनाता है तो उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट बन जाता है। कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री भी, मतलब मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंट्री अच्छी लाने की, वो हमारे न्यूज़ मीडिया की है। वो ला सकते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं। वो लोग नहीं ला पा रहे हैं, तो अब इंडिविजुअल्स धीरे धीरे करके लाएंगे, तो वो जाके चीज़ बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छी तरीके से लेके आते तो शायद ये प्रोसेस जल्दी बढ़ जाता आगे। शायद हम यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स रिवील नहीं कर सकते, पर मेरे काफ़ी दोस्त काम करते हैं न्यूज़ रूम्स में, न्यूज़ की दुनिया में। बहुत सारे लोग न्यूज़ वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की एक राइज हो रही है। लेकिन अभी भी देश का जो ओपिनियन है वो वहीं से बनता है, न्यूज़ रूम। हाँ, अब आप जैसे देखोगे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है,
आप व्यूज़ वाइज देखोगे तो मे भी हो सकता है पूरे दिन भर में 10,000 लोग देखते हो, 30,000 लोग देखते हो, बहुत कम है ये नंबर, लेकिन वो देश का मूड बनाते हैं। फिर वहाँ से वो टीवी न्यूज़ में जाती हैं चीज़ें, फिर वो लोग मूड बनाते हैं, उसके बाद चीज़ आती है। तो जब तक वो चीज़ रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं कि वो डेड हो गया है। दूसरा ये है कि बड़ा आसान रहता है कहना कि यार ये बिक गए हैं, ये इनके साथ ये हो गया, जो कि होता है, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है। आप एक न्यूज़ मीडिया हाउस चलाने के लिए यार 100-200 करोड़, काफ़ी पैसा चाहिए होता है, करोड़ों में चाहिए होता है। आपको पता है, आप भी चलाते हो, तो एक मंथली सैलरी होती है, बहुत ग्राउंड पे जाते हैं रिपोर्टर, बहुत पैसा लगता है तो उसको चलाने के लिए। अब ये कमाते कैसे हैं? कमाने के लिए इनके पास बहुत लिमिटेड सोर्स है। इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है गवर्नमेंट। जो आप ये अलग अलग स्कीम्स आती हैं जी, ठीक है, जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेके आती है, मतलब जिनको उनको क्रिटिसाइज करना वही उनके कस्टमर हैं, बॉस है। हाँ बॉस हैं। तो अब आप बताइए, अब जैसे आप इलेक्शन आ रहा है, आप अगर क्रिटिसाइज करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये कोई सी योजना है वो उसका ऐड नहीं कराएंगे, और बहुत बड़ा बजट होता है, तो आप नहीं करोगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कोई आया मास कम्युनिकेशन पढ़ के आया आईएमसी से बढ़िया, और उसने कहा कि नहीं मैं तो चेंज करूँगा, तो आप दूसरी जगह जाओ। ये जो आपने कहा कि हायरार्की होती है कि देश का मूड सेट होता है पहले न्यूज़पेपर्स की वजह से, फिर न्यूज़ रूम्स की वजह से, फिर बाकी सारे चैनल्स आ जाते हैं जिनमें हम भी इन्वॉल्व है, डिजिटल। हाँ, स्पेशली आप और ध्रुव राठी भाई। आप जैसे लोग उस हायरार्की में पहले कब आएंगे हमारी देश की टाइमलाइन में आपके हिसाब से? देखिए, जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी सोर्स जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम मेन उसमें आ नहीं पाएंगे। जैसे मैं अगर कंटेंट बनाता हूँ, तो कंटेंट तो चलो बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं हम लोग, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार मैं न्यूज़ मीडिया से पहले तो न्यूज़ पहुँचा नहीं सकता, तो उस गेम में तो ऑलरेडी पीछे हैं हम लोग, ठीक है। अब कैसे फिर हमें सर्वाइव करना है? तो हमें वैल्यू ज़्यादा देनी होगी कि भाई वो उनको ये एडवांटेज है, और वो जब ये चीज़ करते हैं कि ये पहला एडवांटेज उनको रहता है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है ज़्यादा आगे बढ़ने का उसमें। अमेरिका में जैसे अब ये ट्रम्प वर्सेस कमाला का माहौल चल रहा है, कमाला हैरिस किसी भी पॉडकास्ट पे नहीं जा रही, ट्रम्प बहुत सारे पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, और एंड द जनरल पब्लिक परसेप्शन इज कि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि पॉडकास्ट में टाइम लिमिट नहीं होता, तो उन्हें रूम मिल रहा है खुद के पूरे ओपिनियन को एक्सप्रेस करने। हाँ, ये चीज़ तो है, आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, ये एक अलग चीज़ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो बहुत कम टाइम में, और लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड करता है। अब जैसे हम लोग बहुत ही अलग अलग फॉर्म में, एक क्रिएटर है, एक अलग क्रिएटर है, तो इनको मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल रहता है। आपने इसको थोड़ा सा इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई, तो पता चले दूसरा कोई क्रिएटर आके कहीं कुछ कह रहा है कि यार ये तो बिके हुए हैं। तो जितने अलग अलग क्रिएटर रहते हैं, तो एक एडवांटेज रहता है कि क्योंकि सब अलग अलग हैं, एक कोई सिस्टमैटिक तरीके से कोई चीज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल रहता है, और यही एडवांटेज है हमारा। अगर जिस दिन हम न्यूज़ मीडिया की तरह ऑर्गेनाइज हो गए और वो बड़े बड़े बजट में जाने लगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें भी बिकना पड़ेगा, फिर या तो छोड़ना पड़ेगा या बिकना पड़ेगा। मैं जेन्युइनली दिल से मानता हूँ कि आप, ध्रुव राठी, अभिमन्यु, आप तीन शायद हमारे देश के सबसे स्किल्ड कंटेंट क्रिएटर्स हो। स्किल्ड, जिस तरह का कंटेंट रिलीज होना चाहिए, इन्हीं तीन चैनल से उस लेवल का कंटेंट रिलीज हो रहा है। स्किल्ड एज इन की, अच्छा, रिसर्च करने में, हम रिसर्च, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन, हेल्पिंग विद थॉट्स, हेल्पिंग विद ओपिनियंस। आप एक्चुअली देश के कल्चर को फ्यूल कर रहे हो, मानते हो ये? हाँ, मतलब जब बनाते हैं हम लोग तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि क्योंकि मैं अपना ओपिनियन कहाँ से बना रहा हूँ? मैं किसी डेटा को मैं पढ़ के ही तो बनाऊंगा ना अपना ओपिनियन। तो वो पढ़ूँ मैं, फिर मैं अपना ओपिनियन बनाऊँ, फिर मैं आपको ज्ञान दूँ कि यार ये चीज़ ऐसी है।
आप लो ना, मैं आपको दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूँ और अच्छे से दे रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, आप देखो और आप बनाओ। और जब ये होने लगेगा तो हर एक इंडिविजुअल मिलके क्वेश्चन कर सकेगा अलग अलग गवर्नमेंट से। क्रिटिकल रहना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक गवर्नमेंट के लिए। मतलब होता क्या है कि लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं एक गवर्नमेंट के, मतलब एक गवर्नमेंट के पीछे पड़ना, वो गलत चीज़ रहती है। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंटर में भी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर्नाटका में हैं, कुछ कोई पावर में है, पंजाब में पावर में है। तो गवर्नमेंट तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अलग अलग तरीके से बना रखी है। तो हर एक गवर्नमेंट का हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा। ये मैं हर एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक, होता क्या है कि एक बहुत ही सटल तरीके से सिर्फ एक गवर्नमेंट को पकड़ लेना, और एक बच्चा जो है जो 11th क्लास में 12th क्लास में है उसके दिमाग में नफरत भर देना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। अब वो बड़े होके क्या करेगा, वो अपने दोस्तों में लड़ रहा है, वो बहस कर रहा है लोगों में जाके, जबकि उसको ये समझाना है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये इनका सिर्फ और सिर्फ काम में है कि पावर में रहना, ठीक है, पावर में रहना इनका काम है। उसके लिए जो जो चीज़ें होती हैं वो ये करते हैं। कोई रिलीजन की पॉलिटिक्स करेगा उसको पावर में आने के लिए, कोई कास्ट की पॉलिटिक्स करेगा, और नेता कोई ऊपर से नहीं आए हुए हैं, ये हमारा ही रिफ्लेक्शन है। अगर रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं होगी तो वो नहीं कर सकता, अगर कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं होगी तो वो नहीं कर सकता। हमारा आईना होते हैं ये पॉलिटिशियंस, और जब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। अब मान लो मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैंने सोच लिया कि मैं एजुकेशन पे काम करूँगा। अब एजुकेशन ऐसी चीज़ है, उसमें 30 साल बाद 20 साल बाद जाके उसका इम्पैक्ट दिखेगा, तो वो तो कहेंगे काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो 10 फीट की रोड बनवा दूंगा और ताली बज जाएगी मेरे लिए। तो ये हमें भी इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू। एंड एटलीस्ट मेरे लिए मैंने ये देखा कि मेरे सबसे ज़रूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मोमेंट्स ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में निकल के आते हैं। क्या सोचता हूँ आप इस पूरे लाइफ लॉन्ग सेल्फ इम्प्रूवमेंट ग्रोथ मेंटालिटी के बारे में? क्योंकि जितना मैंने समझा ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई फील कि भारत में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कल्चर बस आने लगा थोड़ा बहुत। सही कहा, गलत कहा? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब मेरे को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए होगी कि आप क्या इसका मतलब है। हाँ। इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक दूसरा सवाल मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि भारत में बिग बॉस क्यों चलता है इतना ज़्यादा, जबकि डॉक्यूमेंट्रीज, नीतीश राजपूत, ऐसे चैनल्स, ऐसे कंटेंट पीसेस चलने चाहिए। तो अब जैसे क्या रहता है, हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये भी बनानी होगी कि यार एक आदमी 9 घंटे जॉब करके आया है, टाइम पास चाहिए, अब उसको फिर एक और सिरदर्दी नहीं चाहिए। मतलब हर एक कंटेंट की वैल्यू है। वो देख रहा है, कोई गिर गया, किसी ने गाली दे दी, उसको हंसी आ गई, उसने मीम देख लिया, उसने बिग बॉस देख लिया, तो ये चीज़ भी आपको उसमें देखनी पड़ेगी कि क्या हम तो कह रहे हैं कि यार ये देखना चाहिए, लेकिन जो कंज्यूम कर रहा है वो कंटेंट, उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या। हम मतलब क्यों ही डिसाइड करें कि आप कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हमें देखना पड़ेगा ना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इंडियंस, बहुत ज़्यादा, बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, तो हम लोगों की नीड भी अलग अलग हो रहती है, फल नहीं मिलते पर उतने बड़े। हाँ, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, हम लोग सर्विस बेस्ड चीज़ों में ज़्यादा हैं। कंप्यूटर, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय हम लोग बहुत पीछे रह गए, भुखमरी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन एज आई है, इसमें हम लोग AI वगैरह में कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जाके जल्दी से जल्दी मिल सके। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। आप देखोगे कि पेट निकल गया है, अच्छा, आप समझ रहे हो, वो इसलिए नहीं निकला है कि उसने ज़्यादा खाना खा लिया, वो इसलिए निकला है कि वो काम कर रहा है, वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम कर रहा है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम इतने ज़्यादा इंजीनियर वहाँ चले गए, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग, US नहीं करना चाह रहा है प्रोग्रामिंग, इसलिए वो बुला रहा है कम पैसे में, आप समझ रहे हो। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग
कुछ बना के डेवलप करेंगे, और जब हम सर्विस बेस से हट के कुछ यूनिक खुद बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास भी ऑप्शंस होंगे। अभी हमें ये है कि कम पैसों में ज़्यादा काम करने वाला वो बन के सिर्फ नहीं रह जाना। आपने अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया, उन इंडस्ट्रीज़ की भी समझ है आपको। अब कंटेंट इंडस्ट्री की समझ आ चुकी है, यूट्यूब सोशल मीडिया की समझ आ चुकी है। मेरा मानना ये है कि अब 1-2 साल के अंदर यूट्यूब एक टूल लेके आने वाला जिसमें ऑटोमेटिकली AI डब्ड लैंग्वेजेस में आपका कंटेंट रिलीज होगा। यानी कि आपके वीडियोस हिंदी में होते हैं, पर शायद 1 या 2 साल बाद जापान में भी नीतीश राजपूत यूट्यूब चैनल जापानीज में कंज्यूम हो रहा होगा। जब ये AI टूल आ जाएगा लैंग्वेज डबिंग का, तब नीतीश राजपूत के बहुत सारे स्पैनिश फैंस होंगे। आई फील कि आपके जियोपॉलिटिकल वीडियोस बहुत सही रहते हैं और दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं, प्लस आप थोड़े से मैक्सिकन भी दिखते हो। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं का ही बता देते हैं मेरे को। कोई कहता है अफगानिस्तान, कोई कश्मीर। हाँ, आप थोड़े अफगान दिखते हो। ओके, ट्रैवल आप बहुत करते हो? कोशिश करता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। कुछ वर्ड्स कम रहते हैं और फील ज़्यादा कर पाता हूँ, और ज़्यादा दुनिया देखने से आपकी जो पर्सपेक्टिव है ना वो एकदम चेंज होता है। अब कोई बैठा है दूर, उसने देखा कि बस ज़मीन खरीदनी है, ये गोल है। अब उसको सडनली आप उठा के अगर थोड़ी सी दुनिया दिखा दो, कहेगा यार नहीं, अभी तो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं इतनी अपनी लाइफ इसी ये ज़मीन खरीदने में लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं उनका माइंड थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। गांधी जी भी देखो, आप साउथ अफ्रीका से आए और उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो बाहर जाने से कुछ तो है, मैं फिगर आउट तो नहीं कर पाया हूँ क्या ऐसी चीज़ होती है कि लोग एकदम उनकी लाइफ चेंज होती है, लेकिन कुछ तो है, तो वो मैं जाके बस फील ही कर पाता हूँ। आप इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहे हो? हाँ, इंटरनेशनल मतलब अपने कल्चर से हट के दूसरे कल्चर में जाना। और मुझे बहुत मज़ा आता है कि क्योंकि जो एक इंसान है वो अपने कल्चर या फिर दूसरे के कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करके वो खुश रहता है। अब जैसे ये मुंबई दिल्ली में तो बस काम होते हैं, यहाँ पे तो बस फ्लैटों में रह के काम होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अब हम पेरिस में जाके वहाँ पे एक लॉक करना है कि हम लव को लॉक कर देना है बड़ी स्टूपिडिटी कि भाई ये क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कल्चर जब आप देखते हो तो वो अच्छा लगता है। अलग अलग कल्चर के बारे में जानना, ट्रेडिशंस क्या क्या फॉलो हो रहे हैं, उसमें मज़ा आता है। आई फील कि जब आप भारत से बाहर चले जाते हो, ये कहीं भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, थाईलैंड भी हो सकता है जो पास में है, फिर भी एक छोटा सा सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट फील होता है आपके दिल और दिमाग को कि आप घर से दूर हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, और आपका बेस्ट वर्जन वहाँ निकल आता है। ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते हो, अगर प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप निकल सकते हो। एंड आई फील कि कुछ कुछ लोगों को ये डिस्कम्फर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये वही लोग होते हैं जो सोलो ट्रैवल करते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो थोड़ी सी, आई डोंट नो, मुझे तो करा नहीं, मैंने कभी करा नहीं, बिल्कुल। मैंने 1-2 बार किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक पार्टनर की जरूरत तो लगती है, कोई ना कोई दोस्त, गर्लफ्रेंड, कोई भी, कोई देख के कोई तो हो बगल में, डिस्कस करना है। हाँ, कि आपको कैसा लग रहा है देखकर। तो सबसे ज्यादा मजा आता है जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ट्रैवल करने में और ज्यादा मजा आता है कि यार ये देखो क्या है, कोई देख, मतलब बता भी तो सको किसी को। आप कभी भी गाली दे तो? नहीं, गाली अभी मैंने जावेद अख्तर ने बड़ी बढ़िया बात बोल दी थी, तो वो बैठ गई एकदम। तो गाली एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान की एक्सपर्टीज, स्किल सेट ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे वो आती है। आप देखोगे लड़ाई में कब गाली शुरू होती है, जब जवाब, अच्छा तू ये अब कुछ जवाब नहीं है तो फिर अब गाली। तो जो स्किलफुल है, जिसके पास टैलेंट है, मतलब अलग अलग व्यू हो सकते हैं, जो चाह के रंग जमा सकता है, तो ये गाली की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। मेरे थॉट नहीं है, जावेद अख्तर ने बोले थे तो मैं वो कन्वे कर रहा हूँ आपको। तो मैं भी यही फिलॉसफी फॉलो करता हूँ। पर आप किसी भी सिचुएशन में गाली दे तो निकल जाती है, कभी निकल जाती है। हाँ। क्यों? जब गुस्सा पता नहीं, एक कुछ ना कुछ तो है, कुछ हो जाता है, निकल जाती है। लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया, अभी नहीं। कभी बाहर गाँव रेसिज्म का सामना किया? क्योंकि
पता है आप टेक्निकली एथनिकली आप राजस्थान से हो? मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर, आई से नॉर्थ इंडिया, ठीक है। मैं भी मतलब एथनिकली पंजाबी हूँ, ठीक है। हम ना थोड़े से अरब दिखते हैं इस वजह से और मेरे बहुत सारे अरब दोस्त भी हैं, साथ में मिल बैठकर मैंने इस चीज़ का मजाक भी उड़ाया। पर हम जापान गए थे, एक तरह का फूड एक्सपीरियंस होता है उनका, ओकोनोमियाकी, यानी कि आप बैठे हुए हो और सामने आपके ही सामने वो खाना फ्राई करके आपको देते हैं, एक फ्लैट तवा रहता है। तो हम एक ओकोनोमियाकी रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ ओनर्स ही रेस्टोरेंट को चला रहे थे, हस्बैंड वाइफ, और काफ़ी ज़्यादा रूड थे। और ये पहली बार थी कि जापान में किसी रूड इंसान से मुलाकात हो रही थी। पर हमारे साथ एक भारतीय भाई थे जिनकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, ठीक है, मतलब पूरी दाढ़ी, और वो भी थोड़े अरब दिखते थे। तो काफ़ी ज़्यादा रूड थे। और मैंने पढ़ा था कि शायद जापान और इनके बीच कुछ, आई डोंट नो व्हाई, बट अपेरेंटली कुछ एनिमिटी है। तो मैंने बस ऐसे मस्ती के लिए कहा हेलो वी आर इंडिया, और फिर पूरा मूड स्विच हो गया, अरे इंडिया, फिर सर्व करने लगे, बात करने लगे, ये वो। तो हम लाइक ओके, यहाँ थोड़ा ये रेसिज्म डॉज हो गया। बट कभी कभी यूरोप में रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ जब पहली बार हुआ था तो तब मुझे समझ में आया कि यार कैसा लगता है। तब ये जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन के और बाकी ये तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है। आप थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हो। जैसे मैं एक बस थी वहाँ पे, उसमें मैं घूम रहा था, आयरलैंड में था मैं। तो तो उस बस के अंदर भी ना आगे की जो सीट रहती है वो 2 स्पेशल सीट थी, तो वो हमने ले रखी थी। तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको, तो थोड़ा सा वो खाने पीने का भी देते हैं। तो बस में थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ यार ये समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ थी। तो पूरा हमने ट्रैवल किया, बहुत मौज मस्ती आई। फिर वहाँ पे जो गाइड था वो बताने लगा कि ये चाइनीज़ फूड है, ये है, बट यू कैन नॉट इग्नोर द रबिश इंडियन फूड। ऐसा उसको लगा मैं इंडियन नहीं हूँ। और मतलब उस समय पता नहीं क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन पूरी बस में ऐसा लगा कि मैं अकेला सा हो गया, मूड एकदम सा हो गया और बहुत लो फील होने लगा। और थोड़ी देर पहले आप पैसे से वो सारी चीज़ें वहाँ पे एकदम स्टार बन के वो एंजॉय कर रहे थे, वो सारा कर रहे थे। तो तब पता चला यार कि ये होता क्या है। और मैं तो, मेरे साथ एक स्कूल में एक बच्चा दोस्त था मेरा, मुझे 12th में जाके पता चला कि वो SC ST को बिलोंग करता है। पता नहीं क्यों छुपाया हुआ था वो चीज़। उस दिन मुझे समझ में आई कि भाई वो क्यों छुपाता है, कि क्यों इतने टाइम तक वो क्या क्या फील करता होगा। वो उस समय मेरे को समझ में आया। वो आप नई बातों से उससे, वो जब तक आप पे नहीं होगा आप वो चीज़ समझ नहीं सकते। पॉडकास्ट के थ्रू ना, मतलब एक इंटरव्यूइंग स्किल ये भी होती है कि आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है आपके गेस्ट की। पर उस वजह से मैं सारे सिचुएशंस में लोगों की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लगा हूँ। स्पेशली ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते, बट जनरली जब आप यूरोपियन से बात करते हो ना, वो एकदम झट से खुलते नहीं। हाँ। तो मैंने ये भी सीखा कि उन्हें खोलने का हैक ये है कि फुटबॉल के बारे में बात कर लो थोड़ा सा। वो एक कॉमन कनेक्ट बन जाए, फिर पूरी तरह से खुल जाते हैं कि हाँ चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड। पर ऑन द सर्फेस अगर कोई थोड़ा सा भी भारतीय दिखता है या थोड़ा सा भी अरब दिखता है, अक्सर लोग सामने से एकदम खुल के बात नहीं करते। और ये भी एक ट्रैवल एक्सपीरियंस होता है, इसका सामना करना, इससे आगे बढ़ना। और एंड आई ऑल्सो फील कि वहाँ गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, एक्सपीरियंस करो। गुस्सा तो ऑप्शन ही नहीं है। आप गुस्सा दिखा के क्या, वो आप हर्ट हुए हो। आप, ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ गया आप उसको कुछ कर दोगे। आपकी एग्जिस्टेंस थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जहाँ पे भी पैदा हुए वो चीज़ आपसे जा नहीं सकती। आप सिटीजनशिप ले लो कहीं जाके, लेकिन आप रहोगे इंडियन ही कुछ भी, मरते दम तक। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने कल्चर, अपने देश, अपने उसके बारे में जितना हो सके उतना अच्छा आप बात करो। पता है, हमने अभी रेसिज्म की बात करी कि वो फीलिंग कैसी होती है जब कोई आपके साथ रेसिस्ट है। बहुत छोटा फील होता है, बहुत छोटा है, राइट। अब सोचो कि अफ्रीकन की रियलिटी क्या होती है दुनिया भर। उनके साथ हर कोई रेस है। मेरे कुछ अफ्रीकन भाई है और मैं हमेशा उनके साथ ना थोड़ी सी रेसिज्म के बारे में बात करता हूँ कि आपको कैसा लगता है यार। एक पॉइंट का जब फ्रेंडशिप थोड़ी गहरी हो जाती है फिर आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो।
तो वो कहते हैं कि यार इफ़ यू आर ब्लैक एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली तो हर जगह स्टेयर्स का और जजमेंट का सामना करना पड़ता है। यार जो हमारे देश में भी ब्लैक लोग आते हैं वेकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, मेरे ख्याल से उन्हें भी इसका सामना करना पड़ता है हमारे ही देश में। ये मैंने मुंबई की ट्रेन्स में भी देखा है। ऑटोमेटिकली ये सोचा जाता है नाइजीरियंस के बारे में कि हाँ ये तो ड्रग डीलर्स ही होंगे, पर ये सच नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग जॉब के लिए आए हैं। आई फील कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेसिस अटैक्स ब्लैक लोग को फेस करने पड़ते हैं। हाँ, मानता हूँ मैं ये चीज़। Okay. कैसा कितना बुरा लगता होगा उसमें, तो ये सोचता हूँ हम 1-2 इंसिडेंट हुए तो उसमें इतना बुरा फील होता तो उसमें तो और ज़्यादा। पहली फॉरेन ट्रिप कौन सी थी? पहली पेरिस गया था मैं। क्या सीखा? ये सीखा कि लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आराम से। मैंने पहली बार देखा कि लोग जो वहाँ के वेटर हैं वो डांस करते हुए सर्व कर रहे हैं, वो इतने खुश हैं। तो ऐसा क्या इनको मिला हुआ है? तो वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्ट्रेसफुल तरीके से कमाना है, बच्चों के लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है। ठीक है, आराम से, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। ये चीज़ देखने को मिली वहाँ पे। और आज तक की सबसे मेमोरेबल फॉरेन ट्रिप कौन सी रही है जहाँ आप में कुछ बदला? आयरलैंड में कह सकता क्यों? हूँ। वहाँ पता नहीं क्यों नेचर को देख के एक शांति सी आ गई कि बहुत ज़्यादा हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डेडलाइंस हैं, चेज़ करनी है। थोड़ा आराम से भी ज़िंदगी जी जा सकती है नेचर के पास। वहाँ का नेचर अलग है। याद है आप कहाँ गए थे आयरलैंड में? ऐसे नाम तो नहीं याद, लेकिन कई सारी जगह। वहाँ पे एक बस हम लोगों ने करी थी और वो पूरा 3-4 दिन उसने घुमाया अलग अलग जगह पे। वहाँ के लोग कैसे थे? प्यारे? हाँ, अच्छे थे। दुनिया के सबसे प्यारे लोग कहाँ मिले? सबसे प्यारे तो ऑस्ट्रेलिया में मिले मुझे। रियली? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? मेलबर्न में। और वो भी वो ऑस्ट्रेलियन नहीं थे, वो वहाँ के आसपास के आए हुए थे, माइग्रेटेड थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही अच्छा वेलकम किया था उन लोगों ने। ऑस्ट्रेलिया सबसे यादगार रहा है? यादगार People सारे perspective हैं। से। हाँ, वो ये आप कह सकते हो कि वहाँ ऐसा नहीं लगा कि अरे ये कोई आया है ऐसा करके। इंडिया में आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? नैनीताल में सबसे ज़्यादा गया हूँ। Okay. तो वहाँ पे जाता हूँ। बाकी राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, ये जगह मुझे बहुत। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ट्रेडिशन जो है वो उसको फॉलो किया जाता है, उसको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश की जाती है, मुझे वो जगह पसंद आती है। उनके साथ जाके और उनके साथ उस चीज़ को देखना, फील करना, यार ये 100 साल पहले ऐसे हुआ था। ऐसी हर जगह पे जाना मुझे बहुत पसंद है। और जहाँ कल्चर मिले। हाँ, और अभी मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा जल्दी से एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ, क्योंकि मे भी जब एक एज हो जाएगी तब शायद पास की जो चीज़ें हैं वो और एक्सप्लोर करूँगा। अभी तो दूर दूर की सारी जितनी चीज़ें हैं एक्सप्लोर कर, पता चले फिर घुटने दर्द कर रहे हैं। सबसे क्रेजी इंटरनेशनल लोकेशन कौन सी है जहाँ आप गए हो? एकदम रैंडम, जहाँ लोग जाते नहीं। ऐसी तो कोई नहीं है। मैं तो ऐसी वही टिपिकल जो चीज़ें फेमस है वहीं पे ही जाता कोई हूँ। ऐसी जगह है जहाँ आपको जाना है? पता नहीं है, क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। मेरे लिए एक ऐसी जगह है, हाँ, टोगो। अच्छा, अफ्रीकन कंट्री है। हाँ, जहाँ वूडू आप जानते हो, मतलब हाँ, अफ्रीकन हाँ, तंत्र है। हाँ, तो कहा जाता है कि वूडू का इंटरनेशनल कैपिटल है टोगो। मेरे को वहाँ जाकर वहाँ के तांत्रिक के साथ पॉडकास्ट करना है। अगर ऐसा रहेगा तो मैं उस टाइम पे देखना चाहूँगा वो जो पैलेस्टीन और इजराइल वाली जो जगह है जहाँ पे लड़ाई हो रही है, वो हो रही है, वहाँ पे जाके वो देखना चाहूँगा कि यार कैसे वो। फिर वही बता रहा हूँ, अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन से मतलब नहीं है, जहाँ का इतिहास रहा है वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगर ऐसा खतरनाक जगह जाना होगा तो ऐसी जगह जाके एक बार देखूंगा। अब सीख क्या कर रहे हो ट्रैवल करते वक्त? मतलब क्यों ट्रैवल कर रहे हो? मैं ट्रैवल करता हूँ ताकि एक्सपीरियंसेस अक्यूमुलेट हो जाए और क्रिएटिविटी में थोड़े फ़ायदे मिले मुझे, और इस पॉडकास्ट की क्वालिटी बढ़े। मैं ये कहूँगा कि मैं भी समहाउ यही चीज़ अचीव करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मैं घूम के आता हूँ बाहर से तो ये चीज़ मेरे काम में भी दिखती है। एक तो अच्छा खासा रीसेट होता है, और पता नहीं क्यों सोचने की जो तरीका होता है वो और इम्प्रूव होके तब मैं अपना कंटेंट बना पाता हूँ। वहाँ जाके जो क्रिएटिविटी है वो मेरी बढ़ जाती है, जैसा कि आपने बताया, आपके साथ भी सेम चीज़ होती है, और मुझे शांति मिलती है
जो यहाँ पे कभी कभी, क्योंकि काम ऐसा रहता है ना, आप अगर अपने घर में बैठे तो आपको फिर याद है कि यार ये करना है, ऐसा करना है। वहाँ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो लगती नहीं, वो छोटी लगती है, ये याद में ही नहीं आती हो। अब ये क्यों होता नहीं पता। मेन रीज़न आप ये हो सकता है कि शायद वहाँ चाह के भी कोई इंसान कुछ नहीं सोच सकता कि कोई प्रॉब्लम। आपके चेहरे पर ना बिल्कुल स्ट्रेस दिखाई नहीं देता। अच्छा। हाँ, और ये आपके वीडियोस देखकर भी लगता है अच्छा। कि ये इंसान सच में खुश है और बहुत बहुत सॉर्टेड आउट है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है आपकी। आई थिंक कि इसलिए लोग आपका चैनल देखते भी हैं। आप बहुत वॉचेबल हो। वॉचेबल हो। हाँ, वॉचेबल मतलब गुड लुक्स भी आ गए एज अ अच्छा। फैक्टर, अदा भी आ गई, प्रेजेंटेशन भी आ गई, बट कुछ कुछ इंसान वॉचेबल होते हैं, ऐसे उन्हें देखने का मन करता है। अच्छा। मैं भी वॉचेबल हूँ। आप सही में वॉचेबल हो। इस पॉडकास्ट से पहले मैंने जॉन एब्राहम से बात करी थी आपके बारे में, तो उन्होंने बोला गिव हिम माय रिगार्ड्स, पर उन्होंने ये भी कहा कि नितिश भाई से ये वॉचेबल एंगल के बारे में बात करो कि वो इतने गुड लुकिंग है, क्या वो जानते हैं कि उनके गुड लुक्स के वजह से भी लोग उन्हें देख रहे हैं। ये तो पहली बार किसी ने ऐसा बताया है कि मतलब लुक्स की वजह से भी देखते हैं। आई थिंक एक फैक्टर रहता है। अच्छा। पहले मैं नहीं मानता था ये, पर तन्मय ने मुझे ये बोला था बहुत पहले 2015 में कि या तो बहुत अच्छा दिखना चाहिए या तो बहुत मेमोरेबल। तो वो तब थोड़े से हेल्दी थे ज़्यादा, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत मेमोरेबल हूँ। अच्छा। जो सच है। और ये होते हैं मीडिया सीक्रेट्स। अच्छा। आप खुद को मीडिया प्रोफेशनल मानते हो? नहीं 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 यार, मैंने बीटेक किया है, मेरे यहाँ कुछ मास कॉम किया नहीं है। क्या? बस क्योंकि हमारा मीडिया नहीं सही से काम कर पा रहा तो उसका एडवांटेज मिल गया है मुझे। जैसे कहते नहीं है कि जब हर तरफ सन्नाटा रहता है तो सुई की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो क्योंकि हर तरफ सन्नाटा है तो ये छोटी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वाह, आई फील कि आप इतना ज़्यादा रिसर्च इकट्ठा कर रहे हो इतने सारे टॉपिक्स के बारे में। उस रिसर्च को लेकर अगर मैं उस सारे रिसर्च को एक बाल्टी में मिक्स कर दूं, उस बाल्टी से आपको भारत के कल्चर के बारे में पता चलेगा, राइट? कि भारत कहाँ जा रहा है, कहाँ है, ये बताओ। अपने सारे रिसर्च को अगर आप अक्यूमुलेट करें तो आपको क्या पता चला है इंडिया के बारे में? ये बहुत जनरल, बहुत वेग क्वेश्चन है और यही इस सवाल का मजा है। यार इंडिया के अंदर ना अगर सही तरीके से कोई चीज़ भेजी जाए या दिखाई जाए तो काम करती है। जैसे मैं अभी आपके क्वेश्चन पे भी आऊँगा, जैसे कि हम लोगों ने एकदम से जजमेंट पास कर दिया कि अरे यार इंडियंस हैं, ये शॉर्ट कंटेंट, ख़राब कंटेंट देखते हैं वो करके। ऐसा है नहीं। 1.5 घंटे की वीडियो 7 मिलियन, कई हमारे ऐसे कंटेंट है कि 12-12, 13-13 मिलियन लोगों ने देखा है और वो 40 मिनट 30 मिनट का है। और वो वॉच टाइम से आपको आइडिया लगता है ना कि कहाँ तक देख रहे हैं वो। तो वो नंबर तो बड़ा है, करोड़ों में है। और ऑब्वियसली शॉर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक सही तरीके से आपने वो चीज़ दे दी, आप हो सकता है वो मूड नहीं समझ पा रहे हो कि यार उन्हें चाहिए क्या, लेकिन अगर एक बार आपने पकड़ लिया तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बस स्टीरियोटाइप कर दिया कि यार ये तो ये ऐसा ही देखते हैं। इंडियंस और इंडिया की जो ऑडियंस है उसको बेवकूफ़ समझना, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। बहुत स्मार्ट है। आप किसी भी क्रिएटर को उठा लो, वो 2 मिनट में बता देंगे ये सेंटर से थोड़ा राइट है, ये सॉफ्ट राइट है। क्रिएटर को लगता है कि वो आएगा, बैठेगा, 4 बात बोलेगा, इंडियंस हैं, मैं बेवकूफ़ बना लूँगा। कुछ लोग आते हैं जार्गन्स, बिग एकेडमिक वर्ड यूज़ करके वो दिखने की कोशिश करते हैं कि हमें आता है। ऑडियंस पकड़ती है फटाक से। और इंडियन ऑडियंस जब भी आप एक्स्ट्रा माइल जाते हो मेहनत में, वो कभी अननोटिस नहीं जाता। आपने बता दिया यार मैं ये बना दिया, ये लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा है नहीं। वो टैलेंटेड लोग हैं, वो समझते हैं। अगर वो आप कहते हो कि यार ब्लाइंड भक्त हो गए हैं वो, या फिर एक ही जने का कंटेंट देख रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया जब वो थोड़ा सा भी हट के करने लगा है काम। तो इंडियन ऑडियंस को मैं ज़्यादा स्मार्ट समझता हूँ। आपको लाना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि यार ये तो ये देख ही नहीं रहे, आप ये भी तो देखो वो देखने ही नहीं चाह रहा, वो ऑलरेडी 9 घंटे काम करके आ रहा है। आप क्यों उसको
वो चीज़ ज़बरदस्ती करने की वो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना अभी। लेकिन अगर सही तरीके से दिया जाए तो इंडियन ऑडियंस उस चीज़ को देखती है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देश कहाँ पे है और कहाँ जा रहा है। अब देखो धीरे धीरे सेंस, मतलब हम लोगों को भी थोड़ी सी प्राइड लेने की आदत धीरे धीरे पड़ रही है। पहले हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुलामी हमने सही है, बहुत सारी चीज़ें करी देखी हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हम देखो पहले मून के साउथ में इधर जाने वाले, हम पहले ये, हम भले ही वो बड़ी चीज़ ना हो, लोग हंस देते हैं, लेकिन ये जो प्राइड धीरे धीरे बिल्ड किया जा रहा है कि हम पहले ये हैं, भले ही वो छोटी चीज़ हो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। और इसी डायरेक्शन में हमें काम भी करना चाहिए, रैदर देन आके मैं समझदार हूँ, मुझे पता है और मैं आके बेवकूफ़ ले जाऊँगा, उनको नहीं पता, उन्हें पता है। आप लेके आओगे तो वो देखेंगे। इंडियंस कितने हैं बाहर का कंटेंट देखते हैं, और इंडियन ऑडियंस हर जगह है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो अगर बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, तो अगर आप ये ऑडियंस को क्रैक कर लेते हो तो आप ऑलरेडी इंटरनेशनल जा चुके हो। आपको क्या ज़रूरत है वो 10% स्पेनिश या फिर चाइनीज़ को दिखाने की? अगर नेटिव स्पीकर की बात करूं तो 4th नंबर पे आती है जो नेटिव स्पीकर जो हिंदी बोलते हैं। पहले नंबर पे चाइनीज़ है, दूसरे पे स्पेनिश है। नेटिव स्पीकर की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। तो हिंदी में कंटेंट बनाना अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। जनरली कोई खुश नहीं रहता कंटेंट क्रिएटर्स की जर्नी के साथ। हमेशा नो मैटर हाउ मच यू इम्प्रूव, हमेशा एक ये रहता कि नहीं है क्या कर रहा है, कुछ क्रिटिसिज्म रहता। तो वो तो बड़ा पॉजिटिव साइन रहता है, यानी कि आप कुछ तो सही कर रहे होगे। एक बात बोलूं, मैंने एक चीज़ आपसे सीखी है, आप रिएक्ट नहीं करते हो किसी कंट्रोवर्सी पे, और वो कोई ऐसा नहीं है, हर कोई चाहता है कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि वो टाइम होता है कि वो करना, लेकिन आपका कभी रिएक्शन ही नहीं आता। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने कंट्रोवर्सी करी, कोई रिएक्शन नहीं। फिर एक टाइम के बाद समझ में आया कि यार इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप मेंटल पीस पे तो रहते ही रहते हो, फिर उस कंट्रोवर्सी में आप अपनी ऑडियंस का टाइम और ख़राब कर रहे होते हैं। और वो जो ऑडियंस भी आई होती है कंट्रोवर्सी वाली, वो उसको वही चाहिए मसाला, तो वो आपकी एल्गो भी ख़राब करती है। अब उसको आप समझदारी वाला कंटेंट दोगे तो उसको वही लड़ाई झगड़ा चाहिए। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से करी, ये चीज़ मैंने आपसे जाने अनजाने में सीखी है। थैंक यू। आप ये जानते हो ना कि आपके साथ भी ऐसे ही कंट्रोवर्सीज होंगे आने वाले 1-2 साल में? नहीं, बहुत ऐसे मौके अभी हुए थे जहाँ पे बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन मतलब छोड़ा। आपके दिल को कैसा लगता है? मुझे तो यही लगता है कि कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं, इसलिए ये हो रहा है। नहीं हो रही है तो यानी कि आप अभी इतने इम्पोर्टेंट हो नहीं। वाह। पहले ना ईयर 1 में, अभी ईयर 9 या ईयर 10 चालू है, ईयर 1 में बुरा लगता था। और तब भी मतलब 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स थे, तब भी लोग करते थे, तब बुरा लगता था। नहीं, उसी टाइम पे तो बुरा लगता है, क्योंकि उस समय आपकी जो वैक्सीन होती है वो लगी नहीं होती है। तो जब नया नया क्रिएटर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा, अरे ये तो, क्योंकि वो ऐसा है कि आप कि मदर भी देख रही हैं, आपके फादर भी देख रहे हैं, सारे लोगों के सामने कोई भी आके बोल के चला जा रहा है। तो शुरू में तो मतलब आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी चमड़ी मोटी होती है और फिर आपको पता चलता है कि ये सब ऐसे ही है, ये सब कुछ मोबाइल में है, मोबाइल बंद कुछ नहीं कोई। अक्सर जो लोग बुराई करते हैं ना ऐसे खुल के, वो बहुतों की बुराई कर रहे हैं। आप उनके बुफे में बस एक डिश हो। होता क्या है कि जब कंट्रोवर्सी लोग जानबूझ के करना भी चाहते हैं कि अगर यार 2-3 महीने हो गए नहीं हुई, अब क्या करना है, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है। इसकी आदत जब लगती है ना, तो ये भी मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे चैनल खराब हुए हैं इस चक्कर में। मज़ा तो बहुत आता है, तुरंत अटेंशन, तुरंत आर्टिकल्स, और लेकिन जब होती है तो फिर दिक्कत आती है इसमें। कॉलेज में ना मुझे झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, मैं बहुत अग्रेसिव था और मज़ा आता था। यार हमारी और आपकी जर्नी थोड़ी थोड़ी सेम सी लग रही है। थोड़ा, हाँ सॉरी, आप बता रहे थे कुछ, फिर मैं बताता हूँ। झगड़े किए? झगड़े तो नहीं किए, मेरा कुछ और था, लेकिन मैं बताता हूँ, आप पहले बताओ। झगड़े? हाँ। मुझे ना, मैंने मार्शल आर्ट्स किया था बचपन में, एज 16 तक मैंने जूडो किया था और काफ़ी हाई लेवल तक पहुँचा था। और जूडो में इंजरीज हो गई, इसलिए जूडो बंद हो गया। पर एक बार जब आपने मार्शल आर्ट्स किया रहता है ना, वो एक अग्रेशन इनबिल्ट हो जाती है। और फिर बस आप
एक्चुअली ये बहुत गलत है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में पहले आपको ये सिखाया जाता है कि कभी भी इसे दूसरे इंसानों पर यूज मत करो, सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकते हो, पर अगर आपने इन्हीं मूव्स को किसी रैंडम इंसान के साथ यूज किया झगड़े में, वो बहुत गलत है, स्पिरिचुअली गलत है। पर मैंने किया और बुरा लगता है, बट आई डोंट नो यार, बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, टीनेज में, कॉलेज में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ये कॉलेज वाला टाइम जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला रहा। मेरा भी यही टाइम था जो मैं सबसे ज़्यादा वल्नरेबल था। घर से 1000 किलोमीटर दूर, है ना, 21-22 साल की उम्र, है ना, और अलग अलग जो लोग आए हैं वो भी वैसे ही हैं, तो गाइडेंस के लिए कोई नहीं, सही गलत का उतना तो आइडिया नहीं है। गाने सुन रहे हैं वो कि बंदूका नाल और वो सारी चीज़ें, समझ रहे हो आप। तो आपको एक्चुअल में, मुझे तो एक्चुअल में लगने लगा कि अगर दोस्त के लिए बंदूक उठा ली तो कोई बड़ी चीज़, मतलब ये तो फ़र्ज़ है, समझ रहे हो। एक्चुअल में वो टाइम ऐसा था कि वो स्टूपिडिटी वैसी डेवलप हो गई वहाँ पे कि सोने की चेन से वैल्यू बनेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी। और उन वीडियो पे जिनको देख के मुझे लग रहा है कि दोस्तों के लिए बंदूकें उठा लेनी चाहिए, उन पे 1-1 करोड़ व्यूज़ हैं, तो वो चीज़ और कितने दूर गई होगी। तो ये जो टाइम था, मैंने सबसे ज़्यादा ख़राब, जिसे मैं कहता हूँ कि काश मैं इसको और अच्छे से वो कर पाता, लेकिन धीरे धीरे जब आपके साथ भी है, बाकी लोग भी बता रहे हैं, तो यानी कि सबके साथ ही होता हूँ। पिछले 6-7 सालों से मैंने ड्रिंकिंग भी फुल बंद कर दिया, पर ड्रिंकिंग मेरी थोड़ी सी अर्ली स्टार्ट हुई थी एट एज 19। तो जब आप जस्ट स्टार्ट करते हो ना, वो ड्रिंकिंग को लेकर एक एक्साइटमेंट रहती है कि आज पार्टी करेंगे, और फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं। तो एक बार बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, मैं नाइट क्लब में गया और मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ लोगों की बातें सुन रहा था, और किसी ने एक नाम लिया, मैं वो नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एक्ट्रेस भी एक गेस्ट रह चुकी है पॉडकास्ट पर। तो एक एक्ट्रेस का नाम लिया गया था, सिर्फ फर्स्ट नेम, और मैंने और मेरे दोस्त ने कहा अरे वो एक्ट्रेस, वो तो ऐसी ही है, मैंने कुछ ऐसे गाली दे दी। पर वो इंसान एक्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। जिसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही थी, उसे लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसने पहले पंच किया, फिर मैं उस पर टूट पड़ा। नहीं, ऐसी स्टेज में तो फिर आप क्या ही कर सकते हो, आपको सेल्फ डिफेंस करना। बेसिकली दोनों साइड से एक अल्कोहल इंड्यूस्ड फाइट थी, और मेरी मेमोरी ये है कि झगड़े हो रहे हैं, मैं पंच कर रहा हूँ, वो पंच कर रहे हैं, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ। मेरे चश्मे थे, सब चश्मे टूट गए, और इट्स लाइक मेरी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली मैं क्लब के बाहर था, मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ, और तब मैं जिमिंग भी नहीं करता था। फिर घर जाकर खून वून साफ करके फिर मुझे लगा कि यार नहीं, पहले तो मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इसलिए जिम की शुरुआत करी, एंड अल्कोहल को स्लोली मैं छोड़ने लगा। उसके बाद फाइनली कुछ 6-7 साल बाद अल्कोहल पूरी तरह से छूट गया, एंड आई फील कि अल्कोहल छोड़ना मेरे लिए, मेरी जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी मोमेंट था। बहुत आई फील फोकस। और आपने स्टार्ट भी अपने फिटनेस चैनल से ही किया था, तो एक चीज़ जो आपने बड़ी आसानी से कर ली थी, आप शिफ्ट हो गए बड़े आसानी से पॉडकास्ट में, कर नहीं पाते लोग। तो क्या वो स्ट्रेटजीज यूज़ करी कि यार फिटनेस का चैनल एकदम से और सक्सेसफुली शिफ्ट किया आपने? क्या ऐसी चीज़ें करी आप? स्ट्रैटेजी ये है कि लोगों को आपके फेलियर्स याद नहीं रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, सब कुछ चला नहीं। अच्छा। पर लोगों को ये याद है कि फिटनेस से फैशन में स्विच हुआ, फैशन में से और कुछ हुआ, फिर और कुछ, जब वो सब और कुछ खत्म हुआ, फिर लगा कि यार मेरा खुद का दिमाग का कंटेंट अभी खत्म हो चुका है, अब या तो मैं बहुत तगड़ा रिसर्च करके कुछ कर सकता हूँ, या पॉडकास्ट कर सकता हूँ, जो तभी इंडिया में कोई नहीं करता था। और मैं बहुत ज़्यादा अमेरिकन पॉडकास्ट को कंज्यूम करता था, टिम फेरिस, जो रोगन, ये वो। तो हमेशा ये लगा कि इंडिया में पॉडकास्ट की कमी है बस। तो ये पॉडकास्ट में अगर आप एक्सपेरिमेंट का नहीं सोचते अब? हाँ, यही एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट है, हाँ, टू सम डिग्री। अच्छा। कि जब कोई नीतीश राजपूत का नाम पढ़ेगा टाइटल पे, थंबनेल पे, तो शायद लोग सोचेंगे कि मैं आपसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बारे में सोच वैसे बात कर सकते हैं, पर जियो पॉलिटिक्स ये सब एक्सपेक्ट करेंगे लोग, पर मुझे बस करनी है आपके साथ। मुझे तो अक्षय कुमार की बात याद आ गई। देखा पॉडकास्ट आपने? मैंने ये भी देखा, जॉन इब्राहिम वाला भी देखा। वो भी दोनों देखे थे। कैसा लगा वो जॉन इब्राहिम वाला? वो पॉडकास्ट अच्छा था, मतलब
चलो ठीक है, मेरे बारे में तो बात हुई, लेकिन वैसे भी वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा था कोई एक एस्टैब्लिश एक्टर जो है वो पान मसाला और इनको सबको क्रिटिसाइज़ कर रहा है बिना सोचे कि यार मेरा जो इकोसिस्टम है उससे डिसएडवांटेज हो सकता है। जनरली जो लोग बात करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं कंट्रोवर्सी या जेलस या उसमें करते हैं, तो जॉन तो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एक्टर है। तो जब ऐसा एक्टर आके कोई बोलता है कि यार पान मसाला ये नहीं करना चाहिए, यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं करके, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। और मेरे लिए पर्सनल उस पॉडकास्ट के अंदर ये था कि एक एक्टर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, एकदम डिफरेंट स्किल सेट का है और डिफरेंट डोमेन से है, वो बिना झिझक के नाम ले रहा है मेरा। जनरली क्या होता है कि आप अगर मान लो आपने किसी एक का नाम लिया, अरे इसकी तारीफ कर रहा है, यानी कि कांग्रेस का होगा या बीजेपी का होगा, बिना झिझक के नाम लिया, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं हुआ। मेरे को वहाँ पे कंफर्मेशन मिला कि यार मेरा जो कंटेंट है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। कि लोग कह सकते हैं कि हाँ यार मैं नीतीश का कंटेंट देखता हूँ, उसके बाद भी आप बता नहीं सकते कि ये किसकी तरफ है। तो ये जो चीज़ उसके बाद मैंने रियलाइज़ करी, इससे अब आगे के जो कंटेंट है उसको लेके भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई। पर आप ये जानते नहीं थे कि आपका एक सेंट्रिस्ट इमेज है, कि आप किसी भी साइड पे नहीं हो? मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं सेंट्रिस्ट पता नहीं हूँ भी कि नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं कभी बहुत ज़्यादा राइट हो जाता हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा लेफ्ट हो जाता हूँ, विच इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी माइंड। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देश से प्यार करता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी करता नहीं। अगर मैं गुजरात राइट पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं कश्मीर एक्सोडस पे भी बनाता हूँ, मैं बिल्किस बानो पे बनाता हूँ तो मैं नुपुर शर्मा पे भी बनाता हूँ, मैं नेशनल हेराल्ड पे बनाता हूँ तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी बनाता हूँ। आप आज एक काम करिएगा कि आप एक चैनल ऐसा यूट्यूब पे दिखाइएगा जो ये सारे कवर करते, तो कभी एंटी नेशनल हो जाएगा, कभी भक्त हो जाएगा, मतलब ये तो मैं बहुत ज़्यादा स्विच करता रहता हूँ। तो वो टॉपिक वाइज रहता है मेरा। अगर आ गया निकल के, मैंने अगर पढ़ा है और अगर निकल के आ गया तो वो फिर मुझे बताना है। लैंग्वेज मैं चूज़ कर लूँगा कि ये रूलिंग पार्टी या ये कुछ लॉयर है वो डिफाइन कर देता कि इसको इस तरीके से करके बोल देना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो सामने आ गई तो वो बोलूँगा नहीं मैं। कभी थ्रेट कॉल्स आए हैं आपको? नहीं, थ्रेट कॉल्स तो नहीं आए अभी। सॉफ्ट थ्रेट कॉल्स आए? नहीं, वो क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये उनके साथ होती हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। जैसे मान लो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप उनको पता है कि यार ये मेरे अगेंस्ट में नहीं है, ये कंटेंट बना रहा है, ये अपना काम कर रहा है, चलो मेरा बना रहा है, उनकी भी गलतियां बता रहा है, इनकी भी गलतियां बता रहा है, तो उनको उससे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तब होती है कोई पर्पसली पीछे पड़ रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है उनको। जिंदगी को किस नज़रिए से देख रहे हो आप? ओल्ड एज, मिडिल एज, फैमिली? थोड़ा सा ये जो ओल्ड एज वाला ये जो चीज़ है, इसमें मैं थोड़ा सा घबराता हूँ। मैं जब सबसे ज़्यादा मुझे बुरा तभी लगता है जब मैं किसी दो हस्बैंड वाइफ 80 ईयर्स के हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं, क्योंकि पता है एक ना एक दिन तो जाना है सबको। तो इस चीज़ से थोड़ा सा डर लगता है। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं सोचा कि ओल्ड एज में होगा क्या, लेकिन हाँ ओल्ड एज लोगों को देख के थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि यार एक टाइम तो आना है ये। आप तो एक बार बता रहे थे कि आपको एक बार मॉन्क भी बनना है। हाँ, ये एक बहुत सीरियस थॉट सच में अभी भी आप सोचते हो? है वो मैं बात करते रहता हूँ फैमिली से भी। पूरा मंकुड़ तो नहीं ले पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल चीज़ रहती है। आई एम नॉट रेडी फॉर इट फॉर श्योर, पर आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो, सॉफ्ट वर्जन ऑफ इट कर सकते हो। जैसे एक बहुत मशहूर कैनेडियन यूट्यूबर थे, सिख थे वो, सरदार, उनका नाम था जसरेन, बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने बस 2018 या 2017 के बाद कंटेंट अपलोड करना बंद कर दिया, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। पर हाल ही में किसी पॉडकास्ट में उनके एक बेस्ट फ्रेंड ने कहा है कि यार ये बहुत खुश है, पूरे स्पिरिचुअल बन चुके, एक्चुअली समाज को छोड़ा। आई फील दैट इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स मंकहुड है। उसमें उस थॉट में पावर है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
इस पॉडकास्ट के थ्रू इतने सारे लोग मिले, इतने सारे सक्सेसफुल लोग मिले, पर जनरली स्पीकिंग जो मंक से वो ज़्यादा खुश होते हैं। वैसे भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक आदमी जो भी कमाता है उसका 60 से 70% कोई और ही यूज़ करता है, वो चीज़ छोड़ के जाता है। वाह। मैं मानता हूँ कि हर किसी के ना लॉन्ग टर्म सपने नहीं होते। कुछ कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि ज़िंदगी से क्या चाहिए। सही बात। पर जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनमें ये बात होती है कि एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो अब हम एक गेम खेलेंगे जहाँ पहले मैं बताऊंगा मेरे एक बहुत बड़े गोल के बारे में, फिर आप बताइए। और ये इंटरनल गोल भी हो सकता है, मेंटल गोल, स्पिरिचुअल गोल जिसे कहते हैं। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। आर्टिस्टिकली स्पीकिंग, एक एंड पर कंटेंट की ग्लोबल एक्सपेंशन करना चाहूँगा, भारत का एक मॉडर्न चेहरा बनना चाहूँगा, और मैं थोड़ी सी टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहूँगा। एंड हो सके तो एक ही लाइफ टाइम में ये जितनी भी हिंदू मुस्लिम टेंशन हम देख रहे हैं हमारे देश में, इसे कम करना चाहूँगा। आई वोंट से हिंदू मुस्लिम, बट हिंदू वर्सेस अदर धर्म, जो अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है हमारे देश का। नहीं, अगर ये चीज़ आप ख़त्म कर सकते हो तो इससे बड़ी चीज़ क्या है? ये मेरा मेन गोल है यूट्यूब को लेकर। अगर मैं आपको देखूं तो जहाँ पे पॉलिटिक्स है वहाँ पे ये डिवाइड रहता है, यही नहीं अलग अलग तरीके से। अगर आप जैसे कोई डिक्टेटर कंट्री देखोगे वहाँ ये क्यों नहीं होता, तो वहाँ से थोड़ा सा डाउट आता है कि ये चीज़ जनरेट कहाँ से हो रही है एक्चुअल में। इंटर रिलीजियस टेंशन के बारे में कह रहा हूँ। हाँ, कोई भी दो कम्युनिटी आसपास एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, ये हो क्यों रहा है? तो एक्चुअल में उनको फ्री में उनकी बात करने वाले लोग, मतलब आप आज की डेट में किसी से भी फ्री में कुछ नहीं करा सकते, लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये कितने स्मार्ट हैं कि बिना 1 रुपया खर्च करे वो अपने लिए पूरी की पूरी आर्मी खड़ी कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि यार रोड नहीं बनी, उसके लिए कोई नहीं निकल के आएगा, आपके कुछ कोर होंगे जो जिनको वो टच करते हैं, तो जिसकी वजह से आप उनकी आर्मी बनते हो और आप जाके अपने दोस्तों में बहस करते हो, अपने लोगों में बहस करते हो। लेकिन सच बात मैं अगर आपको बताऊं तो दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ से चलती है, वो है प्रॉफिट। कोई किसी का बॉस हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, वो अगर उसको अच्छी जॉब मिल रही है वो जाके ज्वाइन करेगा। प्रॉफिट ही है एक जो चीज़ जो पूरी दुनिया को डिराइव करती है। अब जैसे मैं आपको कोविड का टाइम था, रेमडेसिविर कहते हैं उसको, तो वो चीज़ 1-1 लाख रुपए में जा रही थी, 2-2 लाख रुपए में जा रही थी। मतलब कि एक इंसान की जान की कीमत एक किसी के प्रॉफिट से छोटी है। आप समझ रहे हो? 2 मिनट में चीज़ें बदल जाती हैं जहां प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। आप करते रहो, ये इसने इन्वेजन किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, अरे यार यहाँ 50,000 रुपये का फायदा है। वाह। दूसरा, सभ्य समाज में एक दूसरे का खून पीते हुए लोग चल नहीं सकते, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है रहना। आप देखते हो कभी कोई नेता किसी से लड़ रहा है, उन्हें भी पता है यार ये ऐसे जिंदगी हेल हो जाएगी, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं आप लोग लड़ो, है ना, उन्हें वो पावर में रहना है उन्हें, तो आप लोग वो चीज़ करो और वो एंजॉय करेंगे पावर को। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आपके जो विजन है वो बहुत अच्छे हैं यार। मैंने अभी जब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, तो कि मैं पूछूंगा आपसे, मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन एज सच मुझे एक ही चीज़ बार बार याद आ रही थी। वैसे हूँ तो मैं मटेरियलिस्टिक पर्सन, लेकिन एक बार मुझे पता चला था कि शायद 12 से 13 लाख बेगर्स हैं इंडिया के अंदर, सिर्फ इतने ही हैं। और अगर एक स्ट्रॉन्ग विल लेके कोई काम करे, ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, ऐसा एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो ये ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक प्रोसेस नहीं डेवलप हो पाया है कि इसको ढूंढना और आइडेंटिफाई करना और ये सारी चीज़ करना, प्लस तो उनको सेल्फ सस्टेनिंग बनाना। हाँ, ये चीज़ है। मतलब एटलीस्ट ये रहे कि उनको घर मिल जाए या फिर वो आगे वो चीज़ कर रहे हो, ज़्यादा नहीं है हम ये चीज़। तो अगर वो कोई प्रोसेस डेवलप करके अगर मैं ये कर दूं तो शायद ये चीज़ मैं करना चाहूँगा। क्या ज़िंदगी में पावर ज़्यादा ज़रूरी है या पैसे? ये डिपेंड करेगा। ये मतलब मैं सही बताऊँ तो पैसे से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन उस पैसे को जेब में रख के और कोई पावरफुल आदमी आके आपको थप्पड़ मार दे तो सारी बात वहीं ज़ीरो हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है बिना पावर के जब तक आप थोड़ा कम कमा रहे हो,
बेसिक आपकी वो है तब तक तो चल जाता है, लेकिन अगर आप एक बढ़िया सा अमाउंट कमा रहे हो तो फिर उसके बाद आपको पावर चाहिए होती है। अभी जब इलेक्शन होते हैं, फंड होता है, चलो इलेक्शन हटा भी दो आप, वैसे भी आपकी सिक्योरिटी से लेके हर एक चीज़ में आपको आपके कनेक्शन तो बनने चाहिए ना, अगर आपके पास एक्चुअल में पैसा है। पता है, मैंने एक चार्ट देखा था, आप शायद इसके ऊपर डेटा दे सकते हो थोड़ी सी। नेट माइग्रेशंस का चार्ट है। तो ये नेट माइग्रेशन दुनिया भर का एक अभी एस्पेक्ट हो चुका है। बेसिकली लोग अपने खुद के देश से मूव आउट कर रहे हैं, रिच लोग कर रहे हैं ज़्यादा। हाँ, तो मैंने मिलियनर्स की नेट माइग्रेशन देखी थी। आई थिंक द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेट माइग्रेशंस इन इज यूएई, दुबई। आई वंडर व्हाई। नहीं, वहाँ पे टैक्स मेनली टैक्स, अपॉर्चुनिटी भी, पर वन ऑफ द वर्स्ट नेट माइग्रेशंस वाज इंडिया। मतलब हमारे बहुत सारे मिलियनर्स अब छोड़ के कहीं और चले जाए। नहीं, क्योंकि आप एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते ना। मैं दिल्ली में रहता हूँ यार, वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। आप खरबों ले आइए, आप उसी पोल्यूशन के उसमें रहेंगे। ये फिल्टर वगैरह लगा के काम चल जाता है, लेकिन वो नहीं, तो वो इसलिए मूव करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा भीड़, सिटीज़ नहीं है इंडिया के अंदर, वही 4-5 सिटीज़ हैं, और वो करना बहुत ज़रूरी है। हर साल दिल्ली, मुंबई, लाखों 20 लाख लोग हर साल आके ऐड हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम बाद हाउसिंग क्राइसिस भी आएगा, कि हाउस लोगों को नहीं मिलेंगे। अभी तो फ्लैट जो हैं ये इससे मेंटेन हो रही हैं चीज़ें, लेकिन एक्चुअल में ये फ्लैट तो एक प्रोडक्ट की तरह है। जैसे आप फ्रिज खरीद रहे हो, ब्रिक और सीमेंट की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, आज की डेट में आपने ले लिया, ये कल को पता चले अरे यार वहाँ वाले में तो सोना बात भी है। अरे चलो ये तो सेम मिल रहा है, चलो उधर चलो। ये एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट तो अब जो फाइनेंस के लोग हैं वो कहेंगे कि यार नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा उतना मानता नहीं कि यार ये फ्लैट वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में थोड़ा इसके उसमें हो, ये एक प्रोडक्ट की तरह है। तो ये अभी जो क्राइसिस चल रही है, वो फ्लैट ने मैनेज कर लिया है तो ये पता नहीं चल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्राइसिस ऐसी आएगी कि फ्लैट के लिए भी चीज़ें ख़त्म होंगी। बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर और सिटीज़ आएँ। मतलब हमारे लिए बहुत आसान है, हम दुबई बना सकते हैं, अंडमान है ना, निकोबार, ये जो है, ये सब लक्षद्वीप है, ये सारे इसको ले जाके हम बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं कि जाओ वहाँ पे टैक्स में कुछ कर दो, वो हो सकता है। लेकिन पता नहीं, नेताओं की ऐसी विल कभी दिखी नहीं। आपका व्यू, और मैंने वैसे भी देखा है कि आपकी फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा रहती हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा उनकी बात बता पाते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब इंडिया के अंदर इक्वालिटी आ गई है या आने वाली है? इस बारे में आपका क्या सोच है? मेल फीमेल इक्वालिटी? मेल फीमेल नहीं, हम काफ़ी दूर हैं। जॉन एब्राहम ने भी ये कहा था, बहुत ब्रूटली कहा था उन्होंने कहा था कि विमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। वो है सच, बहुत दूर है ये। और जब मैं हमारे देश के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रूरल एरियाज इन सबको गिन रहा हूँ उसमें। आपने अभी बोला था ना कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, या प्रोडक्टिविटी की बात हमने अभी करी। मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है, 48% फीमेल है, 52% मेल है, ठीक है, हमारे देश की पॉपुलेशन में। मतलब कि आधी पॉपुलेशन हमारी फीमेल है, और ऑलमोस्ट, ठीक है, आधी पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं है। मतलब कोई, आप चांद पे जाने की बात करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अगर आप 5 बजे के बाद घरों से अपनी औरतों को नहीं निकाल सकते। तो ये जो चीज़ है, अगर इस पे काम किया जाए, आप कोई भी घर देखो जहाँ पे मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, वो बहुत फ्लरिश करता है घर। तो ये देश भी एक घर की तरह है। 48% आधी पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बाद भी 10 to 12% लोकसभा और राज्यसभा में है। इसका ये इंडिकेट करता है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। ये कोई फेमिनिस्ट और गर्ल और ये ह्यूमन राइट का इशू है। जैसे जब देश आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज ऐसा नहीं है कि गला काट रहे थे रोड पे बैठ के, वो हमें ऊंची पोजीशंस पे नहीं जाने दे रहे थे, वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे।
अपने आप को सुपीरियर समझते थे, पावर अपने हाथ में रखते थे, यही तो करते थे। तो हमने जो आज़ादी ली, क्या वो 50% जनता ने ली क्या आज़ादी? पेनफुल। तो अब एक लड़की जो घर में रह रही है, अभी जैसे कहा, मजाक उड़ाया जाता है जैसे कि, और ये मैं बिल्कुल उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि वुमेन राइट और इसके, मैं ये ह्यूमन राइट के एंगल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब इस चीज़ को आप मतलब लोग भी सुने तो उसको ऐसे सुने कि अपनी सिस्टर, अपनी मदर को रख के देखेंगे तो शायद समझ में आए। आपने अगर घर में भी पैटर्न नोटिस किया हो तो एक बड़ी लड़की है, उसके साथ एक किसी को भेजना पड़ता है, ट्यूशन जा रही है। अभी देखो, दिल्ली और मुंबई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टियर 3 टियर 2 में ये चीज़ अभी भी है। मुझे खुद जाना पड़ता था क्योंकि सिस्टर को ट्यूशन जाना है। तो एक आदमी वो लगी हुई है, ये तो एक चीज़ हो गई। घर वाले भी इस 48% जनता जो है, जो फीमेल है, इसके साथ सबसे ज़्यादा जो गलत कर रहे हैं वो माँ बाप कर रहे हैं। जैसे अभी एक चीज़ स्टार्ट हुई है कि भाई दहेज नहीं लेना है, तो ये चीज़ तो बहुत जल्दी पेरेंट्स ने अडैप्ट कर ली कि यार दहेज नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, दहेज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दहेज ना देने के बाद आप प्रॉपर्टी में भी उसको हिस्सा दो। आपने देखा होगा कि एक आदमी है, वो ऑफिस में है, फीमेल बॉस है, वो उसको गाली देगी, सुन लेगा। कलीग है, उस पर कभी हाथ नहीं उठाता। रास्ते में भी फीमेल मिलेगी, उसको ऐसे नहीं है कि मार देगा, मुझे गुस्सा आ गया। घर के अंदर भी चाची ताई अलग अलग हैं, उन पे भी हाथ नहीं उठाएगा। वो मारता किसको है? वो जाके मारता है उसको जिसका पता है कि कुछ कर नहीं सकती, इसका घर नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, जॉब भले ही वो 1 लाख की करती हो, लेकिन वो जॉब छुड़वा दी जाती है। और घर का ऐसा कोई काम नहीं है जो यार पैसे से हो नहीं सकता। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे 20,000, 15,000, 30,000 में घर के काम हो जाते हैं, और 1 लाख रुपए की जॉब करने वाली को छुड़वा दिया जाता है। जब तक ये 48% जनता केपेबल नहीं बनेगी, प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये चीज़ हो नहीं सकती। मतलब आप देखोगे हर जगह ये डिफरेंस इंडिया के अंदर आपको दिखेगा। एक आदमी नंगा होके यूरिनेट कर दे रहा है रोड पे, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसी सेम रोड पे एक लड़की अगर शॉर्ट स्कर्ट में है, वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। आप समझ रहे हो ना? आप कह रहे हो कि कंट्री की कोर प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हाँ। कंट्री की प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। सोल्यूशन है, हमारे घरों में है। जो छोटा सा बच्चा, उसको बड़ी दीदी के साथ जो उसको समझाती है, उसके साथ क्यों भेजा जाता है? वो एक चीज़ एस्टैब्लिश की जाती है कि ये जा रहा, ये रक्षक है। हालांकि उस पर अटैक हो जाए तो वो छोटा 4-5 साल का कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन ये आप देखोगे घरों में होता है ये कि जा छोटू चले जा साथ में। 48% जो पॉपुलेशन है उसके साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और अभी भी जो थोड़ा बहुत सुधरा है वो इसलिए सुधरा है क्योंकि उनकी वो जॉब करने लगी, उनके हाथ में पैसा आने लगा है। भगवान ने मेल और फीमेल बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं कि एक रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं बनाए कि कौन वीपी बनेगा, किसके हाथ में ज़्यादा लैंड होगी, जज कौन बनेगा। और फिजिकल, ऐसा भी नहीं है कि फिजिकल पावर उनकी की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब आप जितने पावरफुल लोग देखोगे वो यहाँ से वहाँ तक चलने में भी वो रहते हैं। मतलब अगर फिजिकल पावर कुछ मैटर करती नहीं है, वरना तो बाउंसर रूल कर रहे होते है ना। तो फिजिकल पावर कुछ नहीं है, एक्सपोजर कम रहता है। जिस घर में लड़के लड़कियां दोनों बराबर से पार्टिसिपेट करते हैं वो घर बड़ा बनता है। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, देश भी वैसे ही बनेगा। अब ये मानते हो कि फिल्म्स रिफ्लेक्ट कल्चर ना? हाँ, जहाँ देश का कल्चर पहुँचा है उसी कल्चर को फिल्मों में दिखाया जाता है। इसलिए मुझे लापता लेडीज देखकर बहुत अच्छा लगा। यही बताया गया था, उसकी कोर मैसेज यही थी कि लड़कियों को खुद पैसे कमाने चाहिए और खुद की रक्षा करना बहुत अच्छी आना चाहिए, स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहिए, बहुत अच्छी एक्सपोजर। अगर आप कह रहे हो कि द सोल्यूशन इज मनी, ठीक है, फाइनेंसेस बेसिकली, और मान लो कि उनकी फैमिली से उन्हें कुछ पैसा नहीं मिल रहा, हाइपोथेटिकली,
तो मैं एक इंजीनियरिंग माइंडसेट लगाऊंगा यहाँ। मुझे लगता है कि फिर हर लड़की को पर्सनल फाइनेंस स्किल्स और स्टॉक मार्केट स्किल्स सीखनी चाहिए। हाँ, पैसा अपने हाथ में रखना चाहिए, तब वो होगी। आप दिखा दो ऐसी कोई लड़की जिसके नाम पे इतने बीघा ज़मीन हो और उसके साथ उसको जला दिया गया हो या उसको मार दिया गया हो। कल्चरल शिफ्ट, और ये हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे लाइफ टाइम में हो गए। हो सकता है अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे लोग, मे बी 10 लोगों को समझ में आ जाए। पता है ये जो मैंने लापता लेडीज के बारे में कहा, मैं मानता हूँ कि उस फिल्म की वजह से ना बहुत सारे मर्दों के दिमाग थोड़े से बदलेंगे। वो फिल्म बहुत पावरफुल थी। शादी हो चुकी? कब शादी करी थी आपने? 2019 में। मतलब आप 30 साल के थे। आपने शादी क्यों करी? क्योंकि मुझे एक्चुअल में एक पार्टनर की ज़रूरत थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स रिलेट, टाइप ए पर्सनालिटी रिलेट। जब एक पार्टनर मिल जाता है लाइफ जर्नी में तो चीज़ें आसान हो जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। स्टेबिलिटी आ जाती है। और अभी भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं लाइफ में जो मेरी वाइफ के बिना वो पूरी हो नहीं पाती। जैसे मतलब कई सारी चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ जहाँ वो रोक देती है। अभी जो जैसे मेरा बिजनेस, जो मेरी फर्म है, यूएस बेस्ड फर्म है, तो उसको वो संभाल लेती हैं, मैं इधर ये कर लेता हूँ। उससे भी ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ रहती है एक इंसान की, और एंजाइटी वगैरह, ये सब आपको पता ही है कि कितनी बड़ी चीज़ें रहती हैं, लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हर चीज़ में एक एड ऑन रहता है, लेकिन हम लोग रहते एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। अभी भी रोमांटिक हो? हाँ, रोमांस तो रहता ही है। रिस्पेक्टफुल, एक टाइम के बाद रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आप मैरिड हो? आई थिंक शादी हो जाएगी जल्दी। मैं पर एक प्रैक्टिकल नज़रिए से भी मैरिज पर रिसर्च कर रहा हूँ आप जैसे लोगों से मिलकर कि बताओ। नहीं, करनी चाहिए यार। आप अकेले रहोगे, मतलब आप अल्टीमेटली आपने जैसे बताया ना कि यार जैसे जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, समझ में आ रहा है कि सब ह्यूमन कनेक्ट से हटता जा रहा हूँ, वो चीज़ फुलफिल करेगी आपको। कि मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई मैरिज के बाद? एटलीस्ट एक्नॉलेज हो जाती है कि ये चीज़ है। क्या बात बोली आपने, एटलीस्ट एक्नॉलेज हो जाती है। एक्नॉलेज हो जाती है। और वहाँ से कि जैसे एक फ़ोन है ना, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन आप दिन भर चला रहे हो और फिर उसको आपने लास्ट में चार्ज करना पड़ता है, नहीं डेड हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ भी ऐसी है, जब एक बार आप एनालाइज कर लेते हो आपका स्ट्रेस कहाँ पे है, आपका किस तरीके से आप काम तो कर रहे हो लेकिन मेंटल हेल्थ सच में आपकी ख़राब है, आपको कोई थर्ड पर्सपेक्टिव मिलता है जब कहीं से, तब आप उसके बारे में सोचते हो कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर आप उस पर काम करते हो, फिर उसका सोल्यूशन तो निकल जाता है। आप अलग अलग तरीके अपना के, कई बार आप देखते होगे कि यार आपको पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है, तो इसको एक डब्बे की तरह हम लोग मतलब डिस्कस, हाँ, तो ये एक गार्बेज का डब्बा है ये। तो जैसे मान लीजिए कल कुछ हुआ, आज कुछ हुआ, छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं वो भरता रहता है, और जब वो पूरा भर जाता है तब हम यार बुरा लग रहा है, और एक्चुअल में उसका रीज़न ही नहीं पता होता, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों से जाके भरा होता है। वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जो एक तीसरा बंदा बैठ के आपको देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो तुरंत बता देगा। मेरे एक मेंटर है किरण खालप, उन्होंने इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया था एक गाड़ी के एग्जाम्पल के साथ। उन्होंने कहा था कि दिन भर ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ में दब जाते हैं और उससे जो इंजन में डैमेज होती है वो इंजन में रस्ट आने लगती है, और इसी रस्ट को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज। सच है, मेंटल हेल्थ इश्यूज ओवर टाइम कलेक्ट होता है। और आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी आप कर लेते हो, तो फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्यार प्यार सबसे पावरफुल मेडिसिन। फिजिकल एक्सरसाइज का तो मैंने फिगर आउट कर लिया, एक जब मुझे एक वो फेमस एक्सरसाइज के बारे में पता चला। क्या? वो कहीं भी आप बैठ के कर सकते हो, जैसे कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड थोड़े थोड़े टाइम पे आप कर सकते हो, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अभी राइट अवे भी कर सकते हो, जैसे आप ऐसे
एक बार लेफ्ट करो, अभी एक बार राइट, थोड़ा सा तेजी से करो और थोड़ा सा तेजी से। तो जब खाने की प्लेट आए तो ये करना है। ये चीज, ये एक्सरसाइज के बारे में जब पता चला, तो इस एक्सरसाइज के बारे में जब पता चला तो सारी चीजें सॉर्टेड थी, फिर इतना ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। इसलिए आपकी स्किन इतनी चमकती है। बहुत तेजी से करना है, मतलब हल्के से करोगे तो फिर वो इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी। हाँ नितिश भाई, मजा आ गया आपके साथ। बहुत मजा आया मुझे आपसे बात सेम ब्रदर। मैं तो आया था कुछ सीरियस माइंड से होगा, कुछ ईरान हमास और ये तो कुछ मतलब मैं एकदम खुल गया। सेम एकदम खुल गया। सेम साल में सिर्फ 3-4 एपिसोड ऐसे कर सकते हैं। आपके जितने हाई आईक्यू लोगों के साथ बात करने का चांस कम मिलता है। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम, अप्रिशिएटेड। थैंक यू। और प्लीज लौट आओ TRS पर एट सम पॉइंट। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। तो यही था हमारा सुपर कैजुअल पॉडकास्ट। साल में ना सिर्फ 2-3 बार ऐसे पॉडकास्ट करने का चांस मिलता है हमें। तो हमें ये बताइए कि आपको इस तरह के पॉडकास्ट कैसे लगते हैं। मेरी इंटेंशन ये है कि हम और भी यूट्यूबर्स को होस्ट करेंगे शो पर आने वाले कुछ महीनों में। तो प्लीज़ सजेशंस ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या हमें सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए या ऐसे चिल्ड आउट पॉडकास्ट कभी कभी हम रिलीज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी TRS की एक्सपेरिमेंट। बताइए आपको ऐसी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी। यू गाइज डिसाइड द शो, यू गाइज डिसाइड द फ्यूचर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग TRS. Keep listening. The whole team and Ranveer will be back very soon.